इन शब्दों को बोल रहा हूं, अपने इन विचारों को प्रकट कर रहा हूं। वो रूह शहीद भगत सिंह की, जब मैं आप सबसे मुखातिब हो ही गया हूं, मुझे वही दौरे महसूस हो रही है जो शहीद भगत सिंह को हुई। मुझे वही दौरे महसूस हो रही है जो शहीद भगत सिंह को हुई थी। वही दौरे महसूस हो रही है जो शहीद भगत सिंह को हुई थी। आदमी को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। और जिस विचार का वक्त हो उसे वक्त भी नहीं कहा सकता। आइडियोलॉजी अच्छी और सही होनी चाहिए, वरना उसके बिना जो आजादी हमें मिलेगी वो तो इस गुलामी से भी बहुत डरावनी है। वो तो इस गुलामी से भी डरावनी है। उठ जा बेटा।
पंजाब की लस्सी का कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला तो जरूर है आजाद। हमारा नृत्य भंगड़ा भी दुनिया भर में मशहूर है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, पर अगर आप चाहे तो एक झलक दिखा दूं। जरूर। फिट वालों शुरू हो जाओ।
खर्च है। मैं समझता हूँ आजाद, हमें इस काम के लिए अधिक पूंजी की जरूरत है। उसके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी खजाना जरूरत है। हम अपने देश का पैसा अपने देश की आजादी में खर्च करेंगे और जब हम लाहौर में फटेगा तो एक जगह नहीं कई जगह एक साथ फटेगा। दुश्मन ऐसा समझे कि ये किसी 1, 2 या 10 क्षेत्रों का काम, बल्कि वो ये समझ जाए कि जबरदस्त इनकलाबी ताकत उभर आई है जो कभी भी हमला कर सकती है और काम ला सकती है। मैं इस काम के लिए अपनी सारी सलाहियत करने को एकदम तैयार हूँ। मैंने काशी में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की है। मैं जोगिया वस्त्र पहनकर अहिंसा परमो धर्म और चारण करूंगा और साथ में बमों की गठरियां दबाए एक ऐसा पहुंच जाऊंगा और वहां पे अपने साथी को 1, 2 या 0 के मुताबिक हम भेज करके अहिंसा परमो धर्म का उच्चारण करता हुआ मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। शाबाश माय गुरु। आजाद जी, जब हमने सभी संस्थाओं को अपने साथ बनाने की ठान ली है तो बेहतर होगा कि हम इसका नामकरण कर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हर सूबे हर संस्था का नाम अलग अलग है। जैसे नौजवान भारत सभा जिसे हमारे साथी भगत सिंह जी चलाते हैं। और आजाद जी, इससे पहले कि हम अपने उद्देश्य अपनी नीति को पूरी तरह समझे, क्या मुझे इजाजत है बोले? जरूर भगत सिंह। इस बात को दोहराने की जरूरत तो नहीं है कि अंग्रेज हमारी ताकत को स्वीकारने से इनकार करते हैं। ताकत तो क्या, आने वाली मौजूदगी को भी नजरअंदाज करते हैं। हमारे ऊपर इनकी कड़ी नजर, हमें राजनीतिक दल तक नहीं समझा जा रहा। इसलिए अगर कोई भी इनकलाबी गिरफ्तार होता है उसे मुस्लिम से बड़ा समझकर उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं आजादी। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान जिनका खून गर्म है, जो पारी की तरफ बेचैन है आजादी, वो सब हमारे साथ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साथियों, ये होगा हमारा नाम। वाह मेरे शेरा, वाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। साथियों, ये पहली लड़ाई है। हमें अपने देश में से इन विदेशी शासकों को बाहर निकालना। फिर हम अपने देश में समाजवाद लाएंगे। मजदूरों को और किसानों को भी अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उनके बिना कोई भी इनकलाबी, कोई भी क्रांति अधूरी है, अपूर्ण। तो आओ साथियों, आज मिलकर गए थे। सरफरोशी की गणना अब हमारे दिन है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। इंग्लैंड से आया है, भारत के बारे में रिपोर्ट लिखने। एग्जैक्टली।
बात है कि तुम हमको पहले मिला तो तुम हमारा मदद करेगा ना? एक ग्लास डाले सर। वेरी वेल ऑफिसर। अच्छा आपने हमको चला भारत के लोगों के बारे में बताओ। सर ये भारत का लोग बहुत नोटी और शरारती है, शोर बहुत मचाता है। सुन हेनरी तुमको एक काम बोला हेनरी। सॉरी तो भारत का लोग बहुत नोटी और शरारती है, शोर बहुत मचाता है। हमें लोगों को तुम्हारे पास नहीं आने देगा। ये लोग आपके पास आएंगे तो आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? You're absolutely correct, officer. We must have a peace of mind. जरूरत पड़ने पर हम लाठी चलाएंगे और गोली भी मारेंगे। ऑफिसर तुमको जो करना है करो, कोई ऐसी बातें बोला मत। हेनरी ऑफिसर तुमसे जब तक बात नहीं करी जाती है तुम बीच में नहीं बोलोगे। हाँ तुम एक ऑफिसर भारत करो। अच्छा ऑफिसर ये मुद्दे हमने खत्म किया तो आगे बढ़ते हैं। तुम हमको ये बताओ कि तुम भारतीय है राइट? यस सर। बड़ा भारतीय है थोड़ा अंग्रेजी तो तुम ही बताओ भारत को आजादी दे या नहीं? Is it a yes or no? Damn it officer, is it a yes or no? सर भारत को आजादी बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ का लोग एक दूसरे को ही काट खाएगा। यहाँ पर हिंदू मुसलमान को काटता है, मुसलमान हिंदू को और सिख मुसलमान को जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा के लिए खून करता है। और दूर कैसे बताए सर? क्या ऑफिसर बोलो? यहाँ का लोग औरत के लिए लड़ता है और कुत्ता बिल्ली ऑफिसर सर सबके लिए खून खराबा करता है। ऑफिसर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि भारत को आजादी देना ही नहीं चाहिए। और बहुत लेजी लोग हैं, दिन भर सोता रहता है, रात को भी सोता रहता है। तो क्यों ना ऑफिसर इन सबके सामने ऐलान कर दिया जाए कि मैं साइमन अपने पाइप की कसम खा के बोलता है भारत को आजादी डिनाई। वेल ऑफिसर आज अपना रिपोर्ट खत्म करेगा फिर कल से शुरू। गुड आइडिया सर। गुड ऑफिसर। नो सॉरी सर। उसका कत्ल और उसके साथी चरण सिंह का मौत। दूसरा हमारा कोई भी साथी अभी तक गिरफ्तार नहीं है। ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा। और अभी भगत सिंह हमारा काम यही खत्म नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं आजाद? मैं सोच रहा हूँ कि 100 बजकर निकल गया। मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, लगता है जैसे मेरे बदन में कान चुभ रहे हैं। आजाद जी अब तो स्कॉट बाहर नहीं निकलने वाला। वो जानता है कि इसकी जान को खतरा है। वो तो ये भी जानता है कि जो हम नाम कह रहे थे वो सॉर्टर्स पर नहीं बल्कि उस पर किया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारा मकसद सिर्फ स्कॉट या सॉन्डर्स की मौत है? मैं समझा नहीं लगी। आजाद जी मैं कई दिन से विचार कर रहा हूँ कि हम जो ये खराब जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसमें मुश्किल से 5-10 स्कॉट सॉन्डर्स को मारेंगे या 20-50 बम फेंकेंगे। भगत सिंह कोई छोटी बात नहीं है। जब हम मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, तो एक नई पीढ़ी तैयार होगी। इस आजादी की लड़ाई में सिर्फ मैं और तुम ही नहीं है। मैं समझता हूँ आजाद जी और आपकी इस बात से इनकार भी नहीं करता। तुम्हें पता है भगत सिंह कि सॉन्डर्स का एक कदम पूरे देश की हवा में ले सकता है, पूरे देश में एक नई जागृति ला सकता है, एक नई उम्मीद ला सकता है। आज लोगों के चेहरे पर विश्वास और चुप्पी अब आवाज बदल रही है। क्या तुम्हें इससे
कांटे चुभते हैं, जैसे आपको नींद नहीं आती, जैसे आपको चैन नहीं आता जी, ऐसे मैं भी परेशान हूँ। जीवन के ना जाने कितने और दिन बाकी हैं। और अगर ये काम अधूरा रह गया ना, तो हम इनकलाबियों को मौत भी नहीं आ सकेगी। भगत सिंह, मैं तुम्हारी बात समझ, आजादी का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम जनता की इस जागृति और जोश को पूरी तरह झंझोड़ कर एक तूफान खड़ा करें, एक ऐसा तूफान जिसमें संयम हो, संगठन हो। तुम्हारे ख्याल से मैं क्या करना चाहूँ? पिस्तौल के लिए आप। ये देखिए आप, दिल्ली असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट पास किया गया। क्या मतलब? मतलब कि फिर से हमारी जनता पर जुल्म और अत्याचार बढ़ जाएगा। नए नए कानून अपनाए जाएंगे जिससे हमारी बच्ची बच्ची आजादी पर भी पाबंदियां लगा दी। हुकूमत बहरी है भगत सिंह, वो जनता की कभी नहीं सुनेगी। इसलिए उन बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें एक दूसरा तरीका अपनाना है। किस तरीके की बात कर रहे हो? जब असेंबली की कार्यवाही पूरी जोर पर चल रही होगी, तब बम फेंके जाएंगे ताकि उन्हें एक याद हो जाए कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जो हमें मंजूर नहीं। पर हाँ आजाद, हम ऐसे बम फेंकेंगे कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन भगत सिंह, एक बात बताओ, उन लोगों का क्या जो असेंबली में मौजूद होंगे, और उनका क्या जो बम फेंकेंगे? जो बम फेंकेंगे वो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। भगत सिंह, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के सब खिलाफ हूं। हम अपने किसी भी साथी को पुलिस के रहम पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जेलों में जो होता आ रहा है वो इससे छुपा हुआ नहीं। और तुम्हें पता है कि कैद और बेइज्जती की मौत करने से अच्छा है कि आदमी सरेआम मुकाबला करना हमारा चाहिए। लेकिन आजादी, मौत तो हमारी किस्मत है ना। हमारे बस में तो सिर्फ ये है कि हम कैसी मौत मरना पसंद करें। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कौन सी मौत हमारे देश के, हमारे वतन के लिए अधिक फायदेमंद है। ठीक है भगत सिंह, अपने साथियों में मैं तुम पर आगाज विश्वास करता हूँ। उस आदमी का नाम बताओ जो बम फेंकेगा। उन आदमियों का नाम है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। भगत सिंह, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरा एक सहारा हो, तुम मेरा एक बाजू हो, और तुम चाहते हो कि बात को कर ले। आजाद जी, आपकी तो हजार बाजू है। आपकी एक आवाज से पूरे देश के काम खड़े हो सकते हैं। मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं आजादी की इस रफ्तार को और तेज करूं। आजादी क्या करूंगा अपनी इस मुट्ठी पर जानकर, कब तक बचाकर रखूंगा इसे हुकूमत से। आजाद जी, जब एक अद्दा सिपाही को जनता इतने प्रेम से, इतने जज्बात से देखते हैं, तो उस सिपाही का फर्ज होता है कि वो जनता की इस प्रेम, इस जज्बात का कदर करे। और वतन के सिपाही की किस्मत तो मौत है आजाद जी। वो मौत कितनी हसीन है, मौत कितनी दिल फरेब है आजाद जी। वो मौत ही नहीं जो हमारे देश के काम ना आ सके। हाँ भगत सिंह, लेकिन आजाद जी, खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपनी हो या सामने वाली। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी हुई एक एक बूंद हमारे आने वाली पीढ़ियों में क्रांति ला सकती है या नहीं ला सकती। ठीक है भगत सिंह, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक।
मेरी जिंदगी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल पड़ के खिल जावा इतनी सी आज मेरी कोशिश नहीं होगी कि मैं तुझे जितना हो सके इतना टॉर्चर करूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तू मुझे कैसे बताएगा। आपने बिल्कुल ठीक समझा है दरोगा साहब। हम तब तक नहीं मर सकेंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। भगत सिंह, मेरी जान से किस तरह बच सकती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊं। तभी मेरे ऊपर बैठे अफसरों को मेरी सफाई का पेश होगा। मेरा मतलब जानते हो तुम भगत? ये लाइट कहाँ से आ रही है बाबा? मुझे तुझे तकलीफ पहुंचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे कहा ना दरोगा साहब, हम तब तक नहीं बढ़ सकेंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। अच्छा एक बात बता भगत सिंह, अगर मैं तुझे गोली मारूं, जब कुत्तों से निचवा दूं या रफा दफा करवा दूं, फिर भी नहीं? मैं जानता हूँ दरोगा साहब, आपके पास और कोई चारा भी नहीं। अरे भगत सिंह, तू जीवित कैसे रहेगा? मेरा शरीर जरूर मिट्टी बन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल हवा के साथ चारों तरफ फैल जाएंगे। जीने का अरमान जागेगा और मेरे खून से हजार लाख भगत सिंह जन्म लेंगे। मैंने तुझे क्या मेरी बात करने के लिए और लड़ो। भगत सिंह, ये खेल खेलना बंद कर और मुझे एक नाम बता। मुझे बस एक नाम चाहिए। मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं, लेकिन एक नाम तो किसी हाल में मिलके बताऊंगा दरोगा साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। और दारो, इसको इतना चटपा कर मारो कि दर्द भी कर रहा होते। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मारो!
लागू नहीं होने देंगे। माय लॉर्ड, अरे देखो क्या मजाक है। अरे तुम कहते हो कि तुमने कम फेंका, परंतु दावा करते हो कि तुमने कम किसी का नुकसान करने के लिए फेंका। हाँ, हम दावा करते हैं। अरे ये झूठ है, तेरा सब कुछ झूठे हम नहीं, झूठे तुम हो। हमें बम बनाने दिया है और हमारा निशाना भी एकदम पक्का है। अगर हम चाहते तो तुम्हारे उस सुर साइड को बैठे-बैठे अपना निशाना बना सकते। माय लॉर्ड, कैसे बात लोग हैं? अरे बम बनाते हैं, बम फेंकते हैं, सरकारी गोदाम लूटते हैं। इनके साथ मतलब हमने गिरफ्तार किया था, उनके पास इतने खतरनाक किस्म के हथियार मिले थे। और तो और पुलिस का इंस्पेक्टर जॉर्डन के हवलदार कर्नल सिंह को गोली लगी थी। सर को रिपोर्ट दो। माय लॉर्ड, उस रिपोर्ट में लिखा है कि वो गोली भगत सिंह की पिस्तौल से बराबर हुई थी। जब आप लोग कहते लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं, जब आप लोगों की घरों की तलाशियां लेते हैं, जब आप मासूम जनता पर, औरतों पर, बच्चों पर गोलियां बरसाते हैं, तब तो कोई मुकदमा नहीं चलता माय लॉर्ड। अरे जलियांवाला बाग में सेक्रेटरी टायर ने खून की नदियां बहा दी, तब आपकी सरकार ने उसे 20,000 पाउंड भेज दिए। और जब हम अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं, तब हमें दहशत पसंद और साजिश करने वाला कहा जाता है। ये तो सरासर नाइंसाफ है माय लॉर्ड। तुमने अंग्रेज सरकार की खिलाफ साजिश की है। दहशत बदल लो तुम। हम देशभक्त हैं। अरे ये झूठ है, वो बात है। तुम अकेले दुकेले डाकुओं की तरह, चोरों की तरह, कातिलों की तरह, गुमनाम जंगली जानवर की तरह यहाँ वहाँ हमला करते रहते। ना तो मैं कोई बाजार है, ना तुम्हारे पास कोई जनशक्ति है। अरे जनता जिन जनता का नाम लेकर तुम इतना शोर करते हो, वो जनता तुम्हारे कारनामों से डर रही है, वो जनता तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा जितने जनता पर बोल और इसमें विश्वास से कह सकता हूँ निर्माण वाले जनता मैं तो नहीं देगा। सुनना चाहोगे तो? अरे सुन सकोगे अगर तुम्हारे घोंसले को? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर जज हैं ये और मुजरिम तुम। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, प्रोसीड। तुम लोग यहाँ पे अकेले बैठे दाखिल बैठे, हमारे मेहमान नवाजी, हमारे मासूमियत, हमारे भोलेपन का फायदा उठा के तुमने यहाँ नफरत दे दी, हमें आपस में लड़वाया और बड़ी चालाकी से यहाँ पे शासक बन बैठे। अरे ये देश की धरती जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज गरीब कंगाल यहाँ पे अन्न के भंडार हुआ करते थे, अदाकी मत भूलो मिट्टी। तुम लोग यहाँ से माल मिट्टी के मोल ले जाते, फिर उसी माल से यहाँ पे तैयार सामान सोने के बाद बेचते। लानत है तुम्हारे बड़ी हुई सोच पर, लानत है तुम्हारे तहजीब पर, तुम्हारे कारण आज भूख भर गई है, खेतों में सूखा पड़ गया है और तरक्की के नाम पर तुमने हमारी तहजीब ही खत्म कर दी। जज साहब, इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि इनकी आने वाली पुश्ते तक याद रहे और उसके पश्चात ऐसा कोई और देश न हो जो किसी और देश पर हमला करके उसका शासक बने। इन लोगों को इस देश से निकाल दिया जाए। वो सब पैसा, वो सब संपत्ति जो उन लोगों ने यहाँ की जनता से ली है, वह सब ले ली जाए। यही मेरा फैसला है और यही जनता का फैसला है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen. Wow, Lenny sir, I truly salute you and your ideology. Let's say, धन्यवाद। मुझे एक बात बताओ, आप ये मरने का क्या फायदा? मतलब जल्दी आपको फांसी दे दी जाएगी भगत सिंह। मर्दार तुम्हें कैसे पता कि मुझे फांसी दी जाएगी? जब भी यहाँ मौत के फरिश्ते आते हैं ना भगत सिंह, यहाँ के कुत्ते रोने लगते हैं, क्योंकि वे फरिश्तों को देखते हैं ना।
फरिश्ते देखे? मैं फरिश्तों को तो नहीं देख सकता, लेकिन जब भी जेल में मौत आती है ना, मुझे भनक ही लग जाती है। फिर यहाँ के अंग्रेजी अधिकारी भी तो मुझसे कुछ बातें नहीं है। खबरदार, तुम्हें एक चीज बता दूं। आप जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं ना, वो कभी नहीं मरते। वो अल्लाह रसूल की कसम भगत सिंह, फिर उसके बाद में जीना आपने भगत सिंह से मिलने मुलाकात क्या है? भगत सिंह जी, रमजान ये मेरी चिता की मिट्टी है माँ, मेरी जीवन की सारी कमाई। बेटे ने अपनी माँ को ऐसी कमाई दी होगी। मैं बहुत भाग्यशाली बाबू, बहुत भाग्यशाली बाबू। माँ को ये तो कहा करती थी ना, मेरा भाग्यशाली बेटा। आज तेरे इस बेटे की सारी मुरादें पूरी होगी। आजकल कम ही सोता हूँ। जागता रहता है। हाँ माँ। लेकिन मैं बहुत से मुंह ढककर सोई रहती हूँ। माँ तू जानती है कि मैं क्यों जागता रहता हूँ? ताकि हमारे देश की सारी माएं सुख चैन की नींद सो सकें। मेरे साथ कि जब तू दूर रह के मुझसे बातें करती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अलग हूँ, बहुत सुना हूँ। लेकिन जब तू पास आती है, मेरे सिर पे अपना हाथ फेर दे, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पुनः जीवित हूँ और तेरा भाग्यशाली बेटा भगत सिंह बन गया। जब मैं घर से निकलने वाली थी, तो सोचा था अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोऊंगी, अपने दिल की बारात निकालूंगी। मेरा कलेजा मुझको आ रहा था। जब मैं घर से निकली, तो मुझे मोहल्ले वालों ने देखा, अपनों ने देखा, अपने घरों ने देखा। आते जाते अपने काम में व्यस्त सब लोगों ने देखा। मुझे लगा सारा काम रुक गया है। मैं दाढ़ी बार कर रोने वाली तुमसे कमजोर नहीं कर सकती है माँ। भगत सिंह, आपका समय खत्म हुआ। उठ जा माँ। मुझे आशीर्वाद दे। हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है इनकलाब। इनकलाब जिंदगी का पहला असूल है। इनकलाब जिंदगी के लिए जरूरी है। भारत में इसकी जद्दोजहद तब तक चलती रहेगी जब तक हम भीमरलाल जी लोग आम जनता को लूटते रहेंगे। लेकिन ये मेरा भारत
या अंग्रेज या दोनों, वो हमारी संघर्ष को कभी नहीं रोक पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल! तुम्हारी भाषा क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम्हारी भाषा क्या है? तुम्हारी भाषा क्या है? क्या ऐसी आजादी का हमने सपना देखा था? क्या ऐसी आजादी के लिए हम क्रांतिकारी शहीद हुए थे? आज 2023 में नया जन्म लिया और आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी शहादत, हमारी मौत है। तुम्हें ये बनाना देश की उंगली में रखी है। आज नहीं हुई है। मजदूरों को आपके भी मेहनत का फल मिले। उनकी मेहनत आज भी कुछ नहीं हो रही। उसी तरह परिवार दीवार भी हुई है। आज भी शून्य से शून्य का कितना हाँ भगत, इससे हम अपनी जिम्मेदारी आप सबको सौंपते हैं। अपना भार आपके ऊपर डालते हैं। क्या हमारे इतने बड़े देश में आज एक भी देशभक्त नहीं? क्या जो आजादी के सपने देखकर हम जन्मे थे आज जो मर चुके हैं? क्या हमारी कौम सो गई? ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है कि तुम इनकलाबी की रफ्तार को तेज करो। हम तो फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं, मगर आप लोग आज भी जिंदा हैं। अभी जिम्मेदारी आप लोगों की है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद!
है